हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज हम लोग इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे और वो है समाजवाद के लिए समर्थन, यानी समाजवाद को किस तरीके से समर्थन मिला दुनिया के देशों में और वहाँ के लोगों ने क्या क्या किए। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। करें 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। कह रहा है कि 1870 के दशक आते आते, दशक बोला जाता है 10 वर्ष को, तो 1870 के दशक तक आते आते समाजवादी जो लोग थे या जो विचार थे वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। यानी यूरोप के लगभग सभी देशों में समाजवादी विचार जो थे वो पहुंच चुके थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने क्या किया था, द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी, जिसमें सारे देश जो थे वो शामिल थे। यहाँ दे रहा है कि इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। यानी मजदूर जो थे उनकी जो दिनचर्या थी, जो कठिनाइयों से गुजर रही थी, तो उन कठिनाइयों से खुद को उबारने के लिए उन्होंने क्या किया था, संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों को स्थापित किए। यानी संकट के समय में जो भी इस सदस्य थे उनको अगर कहीं परेशानी होती थी तो ये पैसा उन्हें देते थे। और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। यानी मजदूर जो थे फैक्ट्रियों में, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो काम लिए जाते थे उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाने शुरू की। यानी ये मांग रखनी शुरू कर दी कि मज़दूरों को काम करने के घंटे तय कर दिए जाए, कि यानी मज़दूर जो है, एक मज़दूर जो है कितने देर तक फैक्ट्री में काम कर सकता है, और साथ ही वे मताधिकार के लिए भी अपनी आवाज़ उठाने लगे। मताधिकार किसको बोला जाता है? मत देने के अधिकार को मताधिकार बोला जाता है। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया कि एक तो काम के घंटे तय करने के लिए और दूसरे मताधिकार के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। किस तरह के लोगों के? यानी जो लोग क्या किए थे, अपना एक संगठन बनाए थे और वे क्या मांग रख रहे थे कि काम के घंटे तय कर दिए जाए और मताधिकार तय कर दिए जाए। तो इस तरह के जो मांग रखने वाले संगठन थे, जो लोगों का समूह था, वो जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या करते थे, समर्थन करते थे। और संसदीय जब चुनाव होते थे तो वे पार्टी की मदद करते थे। उसी तरह 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। यानी ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन में तो इन लोगों ने एक अलग पार्टी ही बना ली और उस पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नाम से एक संगठन बना लिया। अगर सवाल ये आता है कि ब्रिटेन के लोगों ने समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया या किस तरीके से अपना योगदान दिया, तो हो सकता है कि उन्होंने 1905 में लेबर पार्टी नाम से एक अपनी अलग पार्टी बनाई। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे देशों की, तो फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी नाम से एक ऐसी ही पार्टी का गठन किया गया। यानी एक ऐसी पार्टी आई जो जिस तरीके से फिनलैंड में लेबर पार्टी थी, उसी तरीके से फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया।
लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। यानी ये पार्टी तो बनाए लेकिन पार्टी को कहीं भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कहीं नहीं मिला। यानी ये कहीं भी कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में इनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। अब प्रतिनिधि तो जीतते रहे लेकिन साथ ही उसको सिद्ध कराने में सफल नहीं हुए। उन्होंने कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। और ये लोग जो थे वो किस तरीके के थे जो मांग कर रहे थे, तो ये थे सर्वहारा वर्ग के। ठीक है, जो लोग थे जो मांग कर रहे थे कि उनको काम के घंटे तय कर दिए जाए और इनको मताधिकार दिया जाए। ये लोग किस वर्ग के थे, इनको क्या कहा जाता था, तो इनको बोला जाता था सर्वहारा वर्ग। अब सर्वहारा वर्ग में कौन कौन से लोग थे, तो जितने मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, गढ़ीसाज थे, नौकर थे, यानी जितने गरीब लोग थे वे सभी सर्वहारा वर्ग में शामिल थे। तो सर्वहारा वर्ग के लोगों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। कारण क्या था कि सरकार जो थे उसमें रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का दबदबा बना रहा है। यानी यही लोग जो थे सरकार चला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सर्वहारा वर्ग के लोगों के सामने क्या उपाय था, तो इनके सामने एक ही उपाय था कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाए और कब्जा करके अपनी स्व सरकार घोषित की जाए। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं वही चीज़ किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसके पास जो भी हथियार है, जैसे ये वाला हथियार आप देखें ये अलग है, यहाँ आप देखें एक बंदूक दिख रहा है, फिर डंडा दिख रहा है यहाँ, यानी जिसको जो मिला वो लेकर के ये जो है कूद पड़ा और कूद करके उन्होंने ज़बरदस्ती जो है शासन पर अपना अधिकार जमा लिया और सरकार की नीतियों के विरोध करने लगा। कहा कि हम सरकार की नीतियों को नहीं मानते हैं और अपनी अलग सरकार बनाते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर क्या है, तो इन लोगों ने एक जगह पर अपना कब्जा कर लिया है, यानी नगर परिषद है, कम्यून है, और इन लोगों ने इस नगर परिषद पर सर्वहारा वर्ग के लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया है। वहीं ये तस्वीर दिखा रही है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है और इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। जन विद्रोह किसे कहा जाता है, लोगों का जो विद्रोह होता है उसे जन विद्रोह कहा जाता है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद, जिसको कम्यून बोला जाता था, पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवर और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यानी इस सरकार में कौन कौन से लोग थे, तो मजदूर थे, आम लोग थे और पेशेवरों। पेशेवरों किसको बोलते हैं, जो अलग अलग पेशों के में काम करते हैं। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने लेकर के ये क्या किया गया था, ये जन आंदोलन किया गया था। और उन्हीं लोगों ने क्या किया था कि पेरिस की जो नगर परिषद थी उस पर कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी क्रांति की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यानी फ्रांस की जो नीति थी और उस वजह से वहाँ के लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ती थी और उसी का ही परिणाम ये हुआ था। फिर भी पेरिस कम्यून को अंतर सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला और ये क्या हुआ, जो कब्जा हुआ था उस कब्जे को सरकार के सेना ने नाकाम कर दिया। और इससे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया भर के समाजवादी और समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया गया। यानी सबसे पहले ये
एक तरीके से कहा जा सकता है कि साम्यवादियों ने सरकार के खिलाफ अपनी जीत दर्ज की और इसी वजह से इसे पूरा जश्न के रूप में मनाया गया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक था लाल झंडे, क्योंकि इसी आंदोलन में मजदूरों के इस लाल झंडे को अपनाया गया, तो ये एक पहली घटना रही, इसलिए पेरिस कम्यून को जाना जाता है। अगर सवाल आए कि पेरिस कम्यून को किस लिए जाना जाता है या पेरिस कम्यून में दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी, तो ये एक हो सकता है कि एक था मजदूरों के लाल झंडे जो आज भी हैं साम्यवादियों के झंडों के रूप में, और दूसरा था दो मार्सेयेस। ये क्या था? ये था गीत। ये एक गीत था जो मुख्यतः युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था, लेकिन अब इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये गीत जो है वो फ्रांस का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। तो इस तरीके से दो चीज़ें पेरिस कम्यून की देखने को मिली। एक तो मजदूरों के लाल झंडे थे जो आज भी मौजूद है, और दूसरा दो मार्सियेस जो राष्ट्रगीत के रूप में मौजूद है। तो ये थी आज के हमारे वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं।